Hello students, now we are study today BSc second year zoology paper third unit second day 5। हम पढ़ रहे थे समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने पढ़ा जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण, समष्टि उच्चावसन, जीवीय विभव, समष्टि परिक्षेपण। आज हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7 समष्टि साम्यावस्था, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। अच्छे से ध्यान से स्टडी करेंगे और आपसे भी मेरा यही कहना है कि पीडीएफ से नोट्स अच्छे से फाइल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर समझने की कोशिश करें। हम पढ़ रहे हैं समष्टि साम्यावस्था। तो यहाँ दो शब्द है, समष्टि और साम्यावस्था, पॉपुलेशन और इक्विलिब्रियम। समष्टि का मतलब पॉपुलेशन और दूसरा शब्द है साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब समान अवस्था, इक्वली यानी इक्वल यानी समान अवस्था। तो समष्टि साम्यावस्था किसे कहेंगे, ये अब थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि जब समष्टि में चरम अवस्था पर, चरम अवस्था का मतलब अंतिम अवस्था, जैसे कि हम अभी कह रहे हैं कि कभी तो कोरोना का पीक टाइम आएगा। पीक टाइम का मतलब केस बढ़कर कितने बढ़ सकते हैं, अधिकतम कभी तो अधिकतम होंगे जहाँ से फिर वापस नीचे आना स्टार्ट होंगे। वैसे ही समष्टि जब चरम अवस्था पर होती है और उस चरम अवस्था पर तभी होगी जहाँ पर दोनों अवस्थाएं बराबर हो जाए, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर समान हो जाए। तो जब समष्टि अपनी अंतिम पड़ाव पर जन्म दर व मृत्यु दर समान हो जाए तो समझो समष्टि साम्यावस्था में है। और ये इसकी परिभाषा भी, डेफिनेशंस भी बन जाती है। जब समष्टि चरम अवस्था पर जन्म दर व मृत्यु दर समान हो तो इसे समष्टि साम्यावस्था कहते हैं। समष्टि साम्यावस्था एस आकार के वृद्धि प्रतिरूप में चरम सीमा पर देखने को मिलती है। साम्यावस्था ए बराबर एम है, जहाँ पर ए ऑगमेंटेशन और एम मोर्टेलिटी है। ठीक है, अब इससे तो आप ये तो समझ ही जाओगे कि जब साम्यावस्था का मतलब दोनों अवस्थाएं समान हो। ठीक है, तो जब साम्यावस्था में जन्म दर ज़्यादा होगी तो मृत्यु दर भी ज़्यादा होगी, जन्म दर कम होगी तो मृत्यु दर भी कम होगी, तभी जाकर समष्टि स्थिर या साम्यावस्था में रह सकती है। ये हम आसानी से समझ सकते हैं। और ऐसी समष्टि में क्या होता है, अपनी भोजन संबंधी अन्य आवश्यकता और अवशिष्ट हानिकारक पदार्थों के निष्कासन दर में वृद्धि, स्वयं की वृद्धि दर सभी में तालमेल बना के रखना पड़ता है, तभी जाकर समष्टि साम्य अवस्था में रह पाती है।
समष्टि साम्यावस्था को दिखाने के लिए हम वृद्धि चक्र का अध्ययन करते हैं। ग्रोथ कर्व, वृद्धि चक्र एक प्रकार से ग्राफ मेंटेन होता है और इसके लिए हमें दो की आवश्यकता होती है ना। भाई समय के साथ हम समष्टि को बढ़ते हुए या घटते हुए दिखाएंगे। तो वृद्धि चक्र के लिए वातावरण की अनुकूलित परिस्थितियों में, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, वृद्धि चक्र कब बनेगा? अनुकूलित परिस्थितियों में, ठीक है। तो वातावरण की अनुकूलित परिस्थितियों में समष्टि में वृद्धि एक निश्चित अभिलक्षण प्रतिरूप में होती है। समष्टि यानी वही जनसंख्या, पॉपुलेशन में वृद्धि होती है, ग्रोथ, वह एक निश्चित अभिलक्षण प्रतिरूप में होती है, जिसे ही हम समष्टि वृद्धि रूप कहते हैं, ठीक है ना। वातावरण की अनुकूलित परिस्थितियों में समष्टि में जो वृद्धि होती है वह एक निश्चित अभिलक्षण प्रतिरूप में होती है, जिन्हें समष्टि वृद्धि रूप कहते हैं। समष्टि वृद्धि रूप के प्रतिरूप को जब हम अर्थमेटिक ग्राफ में ड्रा करते हैं, अंकगणितीय आलेख में बनाते हैं, तो इसे ग्रोथ कर्व कहते हैं। पारिस्थितिकी में समष्टि के वृद्धि रूप दो प्रकार के देखने को मिलती हैं, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, ठीक है। इस ग्रोथ कर्व को देखकर ही आप आराम से वर्णन कर सकते हो, है ना। इस ग्रोथ कर्व में एक तरफ तुम्हें समय बताया गया है वर्ष में, और एक तरफ तुम्हें समष्टि बताई जा रही है, ठीक है। अब इसमें अभी इसको पढ़ेंगे अपन, मैं जनरली तुम्हें वैसे बता दूं। तुम्हें लग रहा है कि जब जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो समय के साथ ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से फिर ये ग्रोथ एकदम अधिक होने लग जाती है, अधिक हो रही है ना। तभी तो जे शेप्ड बनेगा। जैसे अपन यूँ चलेंगे और थोड़ा सा कर्व बनने के बाद में एकदम ये सीधा हो जाएगा, अर्थात समष्टि ऊपर की तरफ जा रही है, अर्थात समष्टि बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप में समष्टि में वृद्धि अचानक बहुत तेज होती है। अब पढ़ते हैं हम इसको। जब समष्टि में वृद्धि बहुत तेज गति से होती है और ये कुछ समय तक वृद्धि जारी रहती है, इसके बाद वृद्धि दर शून्य हो जाती है। अतः समष्टि वृद्धि व समय के मध्य, समष्टि की वृद्धि व समय के मध्य इस प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप को, जिसमें वृद्धि बहुत तेज गति से होती है, जे आकार का वृद्धि प्रतिरूप बनता है या कहलाता है। ये प्रतिकूल परिस्थितियां होने के कारण इस प्रकार का ग्रोथ कर्व प्रकृति में संभव नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर प्रकृति में प्रतिकूल परिस्थितियां ही होती है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में आप इस प्रकार की वृद्धि कैसे प्राप्त कर सकोगे? नहीं कर सकोगे ना। इस वजह से प्राकृतिक अवस्था में ये वृद्धि प्रतिरूप संभव नहीं है, जबकि लेबोरेटरीज में एडप्टिव कंडीशंस में आप जे आकार का वृद्धि प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हो। प्रयोगशाला में अनुकूल परिस्थितियों में जे आकार का वृद्धि प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हो। कृत्रिम डेफिनिया व ईस्ट के संवर्धन कल्चर किया जाता है, वहाँ पर इस प्रकार की वृद्धि देखी जाती है। इसका सूत्र है dN/dt बराबर n log r, ठीक है। इतना सा आंसर लगभग आपका रहेगा एग्ज़ाम में भी, है ना। ज़्यादा की कोई आवश्यकता है भी नहीं, फिर भी मैं समझाने के लिए बता दूं।
जब प्रयोगशाला में परिस्थितियाँ अनुकूल होती है, उनको लायक भोजन दिया जाता है, परभक्षियों की अनुपस्थिति होती है, भौतिक कारक अनुकूल होते हैं, तो इस प्रकार की वृद्धि संभव होती है। लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियाँ नेचुरल रूप से मिलना संभव नहीं है। इस वजह से नेचुरल प्राकृतिक रूप से इस प्रकार के कर्व ग्राफ बनाना संभव नहीं होता। अब सेकंड प्रकार का ग्रोथ कर्व है एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म। एस शेप्ड ग्रोथ कर्व सामान्य रूप से एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म में सामान्य रूप से, इसको भी मैं तुम्हें पहले जनरल बता दूं, है ना। इसमें पहले वृद्धि धीमी हो रही है, फिर वृद्धि अचानक बढ़ती है, वापस वृद्धि धीमी हो जाती है। इस प्रकार ये एस का रूप ले लेता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सामान्य रूप से प्राकृतिक अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होने पर वृद्धि जारी रहती है। जब जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा होगी तो वृद्धि जारी रहेगी, और प्रारंभ में समष्टि धीरे धीरे वृद्धि करती है, और इसके बाद वातावरणीय प्रतिरोध बढ़ने के कारण एक संतुलन स्थापित हो जाता है ना, और वृद्धि सीधी थोड़ी तिरछी होने लगती है। अब एक क्रमिक रूप से वापस धीमी गति से वृद्धि होने लग जाती है। तो इस प्रकार ये वृद्धि का प्रतिरूप बनेगा, वह समष्टि व समय के मध्य एस शेप्ड में होगा। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि प्रारंभ में मृत्यु दर से जन्म दर थोड़ी अधिक होने के कारण धीरे धीरे वृद्धि स्टार्ट होती है, और इसके बाद वातावरणीय प्रतिरोध बढ़ने पर ये वृद्धि थोड़ी संतुलित टाइप हो जाती है, सीधी हो जाती है, अर्थात मरने वाले जन्म लेने वालों की संख्या बराबर हो जाती है, और ये क्रमिक रूप से धीरे धीरे बढ़ती हुई वृद्धि करने लगती है। तो इस प्रकार ये एस आकार का वृद्धि प्रतिरूप बनता है। जिसे सिग्मोइड वक्र या वृद्धिघात प्रतिरूप भी कहते हैं, और ज़्यादातर एग्जाम में मेरे हिसाब से पूछा भी यही जाता है। इसको निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं, dN/dt बराबर Rn ब्रैकेट्स k-n/k, जहाँ dN/dt समष्टि की दर है, R बराबर समष्टि वृद्धि की निज दर, N बराबर संभावित संख्या, K बराबर समष्टि का उच्चतम संभावित आकार है। इस प्रकार ये दो प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप हैं जो कि समष्टि साम्यावस्था के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। अब अपना अंतिम पॉइंट है समष्टि प्रकीर्णन पॉपुलेशन डिस्पर्सल के अंतर्गत। समष्टि में प्रकीर्णन का मतलब फैलना। मैं तुम्हें ऐसे बता दूं, समष्टि यानी पॉपुलेशन जनसंख्या, और प्रकीर्णन यानी फैलना। हमने छोटी क्लास में प्रकीर्णन पौधों के लिए पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, कि बीज जंतुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं तो बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है, पढ़ा है, ठीक है ना। तो समष्टि प्रकीर्णन मतलब फैलना। समष्टि में प्राणियों की या उसके प्रकीर्णन अंग, जंतुओं के लिए तो प्राणियों के लिए कहा जा सकता है, लेकिन पौधों के लिए जैसे बीज, डिंबक, बीजाणु etc का समष्टि क्षेत्र से बाहर होने वाला गमन समष्टि प्रकीर्णन कहलाता है। वह जहाँ स्थित है वहाँ से बाहर की तरफ उसका गमन प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन जीवों के वितरण में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके द्वारा जीव उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां वह पहले उपस्थित नहीं थे। जीवों में प्रकीर्णन निम्न कारणों से हो सकता है, आप आराम से समझोगे इसको।
प्रकीर्णन यानी प्रवास, दूसरी जगह पे जाना। दूसरी जगह पे निम्न कारणों से जा सकते हैं, जैसे एक तो भोजन की प्राप्ति के लिए, भोजन की प्रगति के लिए। सेकंड है ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए, जैसे ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हम वहाँ से जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, है ना। तो कोई जगह पे ज़्यादा जनसंख्या होती है तो वह अन्य जगह पे चला जाता है। अपने घरों पे हम देखते हैं एक घर में 3-4 भाई अलग होंगे तो वह अलग अलग बना कर रहने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त हवा, जल, प्रकाश आदि के लिए। किसी को आराम भोगने का शौक है तो वह आराम या हेल्थ के लिए किसे भी समझ सकते हैं अपन, लेकिन वह अपने अनुकूल वातावरण की तलाश के लिए भी बाहर जा सकता है। प्रजनन के लिए जंतु या पौधे प्रजनन के लिए भी बाहर जाते हैं, विशेषकर पौधों में प्रजनन तो होता है प्रकीर्णन के द्वारा ही है। पुंकेसर किसी भी बीजांड पे जाके बैठेंगे तो वह उनका प्रकीर्णन होगा किसी भी कीट या हवा के माध्यम से, तभी वह प्रजनन कर पाएंगे। और अन्य बहुत ही कारण भी हो सकते हैं। समष्टि में प्रकीर्णन आप आराम से लिख सकते हो उनको कारणों को, यहाँ तो 5 ही, आप अपनी तरफ से भी कितने बना सकते हो, है ना। समष्टि में प्रकीर्णन 3 प्रकार से हो सकता है। यस, समष्टि में प्रकीर्णन 3 प्रकार से हो सकता है। बहिप्रवास इमाइग्रेशन, अंतःप्रवास इमाइग्रेशन और प्रवास माइग्रेशन, ठीक है। बहिप्रवास आप आराम से समझ सकते हो, जब समष्टि में कोई जीव एक स्थान से अपने स्थान से बाहर जाता है, अपने जहाँ वह रहता आ रहा है वहाँ से वह बाहर जाता है, तो इसे बहिप्रवास कहा जाता है। और इसमें जीव वापस लौट के भी नहीं आता, अर्थात ये निवास निकास बहिप्रवास स्थायी होता है। सेकंड है बहिप्रवास का, मैं तुम्हें उदाहरण बताऊं, पक्षी है जैसे बतख वगैरह, है ना, या पौधे हैं, दूसरी जगह पे बीज जाने के बाद में वापस वहाँ नहीं आता है, वह वहीं पैदा होता है। सेकंड है अंतःप्रवास इमाइग्रेशन, ये जस्ट इसका उल्टा है, अर्थात जब समष्टि में जीव बाहर से आता है, ये भी एक ही तरफ गति है, ये बहिप्रवास का जस्ट उल्टा है। आप यूँ भी कह सकते हो कि बहिप्रवास करके जा रहा है जीव कोई भी, तो वह जहाँ पे जा रहा है वहाँ के लिए वह अंतःप्रवास कहलाएगा। आ गया ना समझ में। जैसे यहाँ से कोई जीव जा रहा है ना, यहाँ से केलवाड़ा जा रहा है, अब केलवाड़ा के लिए तो वह अंतःप्रवास हो गया, अपने लिए वह बहिप्रवास हो गया। तो ये इनको अलग अलग करके ये एक दिशीय होता है, अंतःप्रवास बहिप्रवास दोनों एक दिशीय है और ये स्थायी होते हैं। नेक्स्ट है प्रवास माइग्रेशन। माइग्रेशन प्रकृति में नियमित पाए जाते हैं। माइग्रेशन इन बहिप्रवास अंतःप्रवास दोनों को मिलाकर प्रवास माइग्रेशन बनता है। इन दोनों में इसमें अंतर ये है कि ये स्थायी नहीं होता, ठीक है ना। माइग्रेशन में कोई भी प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, कुछ समय के बाद पुनः लौटकर आ जाता है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन प्रवास। जंतुओं में इस प्रकार का प्रवास लंबी यात्राओं में होता है। इस प्रकार का प्रवास पक्षियों में स्तनधारियों, मछलियों, सरीसृपों, क्रेब व तितलियों में देखा जाता है। सबसे बढ़िया प्रवास का उदाहरण पक्षियों में देखे जाते हैं, जो कि कई 100 मीटर उड़ते हैं और कई ऊपर तक कई दिनों तक उड़ते रहते हैं, मतलब देशों की सीमाओं को भी ये लांघ जाते हैं पक्षी। पक्षियों के प्रवास के बारे में कभी चर्चा करेंगे अपन, स्पेशल टॉपिक आएगा तो। बाकी सबसे लंबी प्रवास यात्रा करने वाला पक्षी है वह चैंपियन पक्षी है। प्रवास के लाभ क्या होते हैं? इन्हें जनन के लिए उचित स्थान मिल जाता है, नया व अधिक आहार उपलब्ध होता है। प्रवास के कारण प्राणी अपने मौसम को, वातावरण को चेंज करने में सक्षम हो पाते हैं,
अर्थात ठंडे स्थान से गर्म स्थान, गर्म स्थान से ठंडे स्थान में जा पाते हैं और अपने अनुकूल वातावरण को पा सकते हैं। प्रवास क्षेत्र के अन्य भाग प्राणी के साथ जीन विनिमय का अधिक अवसर मिलता है। नई जगह पे जाते हैं तो जीन विनिमय होता है निश्चित रूप से। सर्दी में गर्म स्थानों पर पहुंचने पर इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए अधिक समय मिल जाता है, क्योंकि जैसे सर्दियों में इनकी तरफ तो सर्दी में छोटे दिन होते हैं, लेकिन ये गर्म स्थानों पे जाएंगे तो वहाँ बड़े दिन आएंगे तो होंगे, इसलिए इन्हें भोजन आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अपना ये प्रवास के साथ ही समष्टि को प्रभावित करने वाले कारकों में ये टॉपिक खत्म होता है। कल मिलेंगे वापस एक नए टॉपिक के साथ। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनें, समझें और साथ में PDF के माध्यम से अपनी स्टडी करें। धन्यवाद।